आप देख रहे हैं क्रिएट नॉलेज 365। क्रिएट नॉलेज 365 में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे छठा स्थिति, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और मुख अक्ष के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का बनता है, ये जानेंगे। इससे पहले हम जान चुके हैं जब किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, और दूसरा स्थिति में जान चुके हैं अनंत और वक्रता के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है और वास्तविक उल्टा बनता है। जब वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है और बराबर आकार का बनता है, यानी वस्तु जितना बड़ा है उतना प्रतिबिंब बड़ा होता है, यानी ऊंचाई सेम होता है। चौथा स्थिति में जान चुके हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यानी कि ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। पांचवा स्थिति जान चुके हैं फोकस पर किसी वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और छठा स्थिति आज हम विस्तार से जानेंगे। छठा स्थिति है कि अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब आभासी सीधा दर्पण के पीछे और बड़ा बनेगा। जैसे कोई भी अवतल दर्पण है, इसको हम समझेंगे फिगर के साथ। देखिए, देख सकते हैं ये क्या है, यहाँ P है, यहाँ F है, यानी फोकस है। इसके बीच में किसी वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये क्या है, दर्पण के पिछला हिस्सा है और इधर बनेगा। वो बना प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा मीन्स होता है वस्तु से बड़ा। किससे बड़ा, तो वस्तु से बड़ा। तो हम देख लेते हैं फिगर के साथ इसको। छठा केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F, पोल एंड फोकस के बीच में रखा गया है। तो अब तक हम जान चुके हैं किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 किरण आरेख लेना होता है। टोटल 4 किरण आरेख है। 4 में से किसी 2 किरण आरेख को ले सकते हैं जो आसानी हो। तो देखते हैं यहाँ पे एक छोटा सा लाल कलर का वस्तु है। यहाँ रखा कहाँ गया है, पोजीशन क्या है वस्तु का, फोकस और वक्रता, ये फोकस और पोल के बीच में है, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा गया है। तो इसके एक 2 किरण आरेख ले रहे हैं। एक ये वाला जो ध्रुव के साथ कोण बना रही है, आपतन कोण और परावर्तन कोण भी बराबर होता है, तो परावर्तन ये कोण है। ये वाला किरण आरेख है। और दूसरा किरण आरेख है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण। ये 2 किरण आरेख ले रहे हैं। दोनों किरण आरेख जिस बिंदु पे मिलेगा वो प्रतिबिंब कहलाएगा। इतना तो जानते हैं। देखते हैं ये क्या है, ये परावर्तित किरणें हैं, ये परावर्तित किरणें हैं। देखने से पता चल रहा है कि ये क्या आगे बढ़ाने पे कहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इधर इसको पीछे करते हैं तो क्या एक बिंदु मिल रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं ये क्या है, दर्पण के पीछे बन रहा है। इधर रोशनी यानी प्रकाश की किरण नहीं आती है क्योंकि ये दर्पण के पिछला हिस्सा होता है। दर्पण के पिछले हिस्से में कभी भी किरण नहीं जाती है, इसलिए हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। यहाँ पे 2 किरणें आपस में मिल रही है लेकिन वास्तविक नहीं मिल रही, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इस तरह करेंगे तो यहाँ मिल रही है। तो क्या ये बन गया, क्या प्रतिबिंब बन गया, जिसको इंग्लिश में इमेज कहते हैं। तो इमेज बन गया। अब इमेज कहाँ बना, ये पहला। तो क्या ये दर्पण के पिछला साइड होता है, ये क्या होता अगला साइड, ये दर्पण के पिछला साइड। तो दर्पण के पीछे बना। कैसे, इसका प्रकृति कैसा है, क्योंकि यहाँ किरणें वास्तविक नहीं मिल रही बल्कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है कि ऐसा करने पे हम मिलेगा। तो क्या मिलती हुई प्रतीत हुआ तो क्या आभासी बना, और वास्तव में मिलता तो वास्तविक बनता। और देखते हैं जैसे वस्तु जिधर है उधर ही क्या है, प्रतिबिंब है, यानी प्रतिबिंब सीधा है। और
ये वस्तु से बड़ा हो गया। कहाँ बना? दर्पण के पीछे। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा ग्राफ लिए हैं जो खूबसूरत है। यहाँ देख सकते हैं वस्तु का स्थिति जब P एंड F ध्रुव और फोकस में होता है तो प्रतिबिंब का स्थिति दर्पण के पीछे हो जाता है। दर्पण के पीछे कोई पॉइंट नहीं होता, कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता, जैसे ध्रुव या फोकस या इस तरह का कुछ कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं होता। इसलिए हम दर्पण के पीछे बोलते हैं। दर्पण के पीछे कहीं भी बन सकता, कोई एक निश्चित पॉइंट नहीं है। अब प्रकृति कैसे होता प्रतिबिंब का? आभासी सीधा कैसे होता, ये भी समझ गए हैं। और साइज में क्या होता? बड़ा होता। किससे बड़ा? वस्तु से बड़ा। यानी कोई बोले अब बड़ा होता तो किससे बड़ा होता? यानी कि जो वस्तु होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उससे बड़ा होगा। इसीलिए सैलून जहाँ बाल दाढ़ी वगैरह बनाते हैं तो वस्तु कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण। क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसी कारण से कि वस्तु बड़ा दिखे और सीधा दिखे। तो अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस पे किसी वस्तु को रखते हैं तो सीधा और बड़ा दिखता है। इसीलिए हर सैलून में इसी का इस्तेमाल किया जाता है, इस दर्पण का। तो अब देख लेते हैं ग्राफ, समझ लिए। अब पॉइंट वाइज देख लेते हैं। अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखना होगा। ये समझ गए होंगे। अगर हमें प्राप्त करना अवतल दर्पण है और उससे बोला जाए कि आपको ऐसा प्रतिबिंब बनाना है जो सीधा हो और वस्तु से बड़ा है, तो आपको कहाँ रखना है? वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखना होगा, तब वो सीधा और दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। दूसरा स्टार पॉइंट है, अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब की प्रकृति यानी किस तरह का होगा? आभासी होगा, सीधा होगा। अवतल दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब कैसा होगा? आकार में बड़ा होगा। किससे बड़ा? वस्तु से। बस इतना है। इस तरह का और वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, और कौन सा अच्छा लगे और तो कमेंट करके बताएं। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर।